नमस्ते बैंकिंग एस्पायरेंट्स। आज हम सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट में फेसिंग सेंटर वाले कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उन क्वेश्चंस में मैं आपको बताऊंगा कि जो हम फिगर बनाते हैं उसके बाद जो हमें लगभग 5 क्वेश्चंस करने होते हैं वो हम जल्दी से जल्दी कैसे कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें कुछ कैरेक्टर्स दिए हुए हैं ABCDEFNG। अब क्वेश्चंस कह रहा है कि दे आर सिटिंग अलॉन्ग ए सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर। तो जाहिर सी बात है कि जब वो कह रहा है कि यहाँ पे 7 कैरेक्टर्स हैं तो हम 7 कैरेक्टर्स का एक डायग्राम बनाते हैं। ये 7 कैरेक्टर्स हो गए, आप पॉइंट गिन सकते हैं। वैसे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और आपको यहाँ पे सबको पता ही है कि फेजिंग सेंटर है तो बार बार पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये सेंटर हो गया। अब हम सीधे कंडीशंस पे आते हैं। ये कंडीशंस इसने पॉइंट्स में दिए जो कि इजी होता है करना। अगर पॉइंट्स में कंडीशन आए बतौर स्टेटमेंट तो हम कंडीशंस को फॉलो करते हैं और देखते हैं कि क्या बन रहा है फिगर में हमारे। पहली कंडीशन है ई इज़ नेबर ऑफ ए एंड डी, यानी कि ई ए और डी के दोनों का ही पड़ोसी होगा, दोनों का ही नेबर होगा। इसका मतलब ए और डी दोनों के ही बीच में आएगा। तो जब ऐसी कंडीशन आती है तो हम ई को, जैसे कि यहाँ पे ए और डी का नेबर बताया, तो जब ऐसी कंडीशन आती है तो हम उन दोनों के बीच में उस कैरेक्टर को बिठाते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे टेबल फेसिंग सेंटर है तो हम क्या करेंगे कि बिना किसी पॉसिबिलिटी के फर्स्ट पॉइंट जो दिया हुआ है उससे अरेंजमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में जो कैरेक्टर वो ई आ रहा है तो हम ई से ही सिटिंग अरेंजमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। अब मैं क्या करता हूँ कि जो पहला पॉइंट दिया होता है उसमें जो पहला कैरेक्टर दिया होता है मैं उससे ही स्टार्ट करता हूँ और उस कैरेक्टर को मैं यहाँ लिखता हूँ। आप कहीं भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके लिए जैसी आपकी इच्छा है वैसे कीजिए, पर ईजी रहेगा कि आप उसको यहाँ पे लिखें। अब हम देखते हैं ई इज़ नेबर ऑफ ए एंड डी, यानी कि ए एंड डी दोनों का ही नेबर हुआ ई, यानी कि ए डी यहाँ भी आ सकता है, ए डी यहाँ भी आ सकता है। अभी हमें नहीं पता इसलिए हम ऐसे स्लैश लगा के लिख लेते हैं। अगर कुछ काटना होगा तो हम यहीं से काट देंगे। अगला फिगर बनाने के लिए हम यहाँ पे कोशिश नहीं करेंगे, यहीं पे हम बना लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, शायद उससे हमें कुछ पता लग जाए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है जी इज़ नॉट बिटवीन एफ एंड सी। अच्छा, ये कहना चाह रहा है कि जी कहीं भी होगा पर वो एफ और सी के बिटवीन में नहीं होगा। उसे हम साइड में लिख लेते हैं। ये रहा एफ, ये रहा सी। अब यहाँ पे कुछ भी आएगा पर जी नहीं आएगा, इसका हम यहाँ पे क्रॉस लगा लेते हैं ताकि ये हमें बाद में पढ़ने में ईजी रहे, यहाँ पे हमें दोबारा पढ़ना ना पड़े, यहीं से हम पता लगा लें। थर्ड कंडीशन है एफ इज़ ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ ए। अच्छा, अब यहाँ पे इसने ए की कंडीशन दे दी है तो इससे हम यहाँ पता लगा सकते हैं कि ए कहाँ पे होगा। ये कह रहा है कि एफ इज़ ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ ए, यानी कि एफ है वो ए के नेक्स्ट राइट होना चाहिए, बिल्कुल नेक्स्ट राइट। इमीडिएट राइट यानी कि एकदम नज़दीक में पर राइट में। अब एफ ए के नज़दीक में कब आ सकता है? जब ए के नज़दीक में और कुछ राइट में हो ही ना। अब यहाँ पर देखिए, अगर ए यहाँ पर हुआ, पॉसिबिलिटी हम अगर ए यहाँ पे लें तो यहाँ पे तो ई है, तो यहाँ पे ए वाली पॉसिबिलिटी बन ही नहीं रही, तो यहाँ पे जो ए है वो आ ही नहीं सकता। तो यहाँ पे क्या आएगा? डी। और अगर डी यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे क्या नहीं आएगा? डी नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? ए आएगा। बन गया ना अपने आप ए और डी और एफ तीनों कनेक्शन, क्योंकि एफ कहाँ पे है? इमीडिएट राइट ऑफ ए पे है, तो एफ यहाँ पे आ गया, इमीडिएट राइट हो गया ए के। ठीक है, अब हम सेकंड कंडीशन पे फिर से आते हैं। सेकंड कंडीशन है जी इज़ नॉट बिटवीन एफ एंड सी। हमने यहाँ पे लिख लिया था जी इज़ नॉट बिटवीन एफ एंड सी। अब एफ यहाँ पे है, अगर हम सी को यहाँ पे लगाएंगे तो जी यहाँ पे नहीं आना चाहिए। तो अगर हम ये सी को यहाँ पे लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एफ और सी के बीच में तो कुछ आना ही चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि कुछ आना चाहिए पर जी नहीं आना चाहिए, इसलिए सी यहाँ पे ही आएगा। सी यहाँ पे ही आएगा तभी एफ और सी के बिटवीन कुछ होगा। अब यहाँ पे जी नहीं होगा तो जी कहाँ पे होगा? क्योंकि एक ही पॉइंट बचा तो जी यहाँ पे होगा। अब जी यहाँ पे बचा तो खाली एक ही कैरेक्टर बचा और वो कैरेक्टर है बी। तो एक ही कैरेक्टर है, एक ही पॉइंट है, तो बी यहाँ पे आ गया।
ये हमारी फिगर तैयार हो गई, ये हमारी फिगर तैयार हो गई। अब हम क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं जो उसने क्वेश्चन पूछे हैं, ताकि हम फटाफट उसको सॉल्व कर सकें और हमें नंबर मिल सके। पहला क्वेश्चन वो पूछता है हु आर द नेबर्स ऑफ बी। अब बी का कौन कौन नेबर है वो पूछता है। अब हमें ऑप्शंस में देखना है और उसके अकॉर्डिंग ही हमें आंसर देना है। पहला ऑप्शन है सी एंड डी। बी का नेबर यहाँ से सी एंड डी नहीं है। दूसरा ऑप्शन है एफ एंड सी। बी का नेबर यहाँ से एफ एंड सी बिल्कुल है। ए एंड एफ हो ही नहीं सकता। डेटा इनएडुकेट, इसका मतलब होता है कि ये डेटा प्रॉपर नहीं है। और फिफ्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कुछ भी नहीं आएगा। देखिए एक क्वेश्चन के 5 ऑप्शन आएंगे, ज़रूर 5 ऑप्शन आएंगे, आपको 5 में से एक सेलेक्ट करना है। लेकिन अब हमने यहाँ पे देखा कि हमारा सेकंड ऑप्शन यानी कि ऑप्शन बी ही है यहाँ पे हमारा सही हो गया, तो हमें आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए हम बी को यहीं पे करेक्ट लगा देंगे। तो इसका बी ऑप्शन हो गया, फर्स्ट का आंसर हो गया बी। ऑप्शन नंबर बी इसका फर्स्ट का आंसर हो गया। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन ये बोलता है विच पेयर गिवन बिलो। इसका मतलब ये जो पेयर नीचे दिए हुए हैं ऑप्शंस में, इनमें से हमें पता करना है। विच पेयर गिवन बिलो हैज़ द सेकंड पर्सन सिटिंग इमीडिएटली राइट ऑफ द फर्स्ट पर्सन। यानी कि जो सेकंड पर्सन दिया हुआ है, जो सेकंड वाला दिया हुआ है, ये फर्स्ट वाले के इमीडिएट राइट हो। जैसे कि इसमें सी बी दिया हुआ है, तो जो ये कहना चाह रहा है कि जो बी है वो सी के बिल्कुल राइट में हो, इमीडिएट राइट में हो। कि ऐसा कौन सा पेयर है, ये पूछ रहा है ऐसा कौन सा पेयर है जिसमें जो सेकंड पर्सन है वो फर्स्ट वाले के इमीडिएट राइट में हो। हमें इनमें से पता लगाना है। देखिए ऐसे ही वो ट्रिकी क्वेश्चंस पूछता है, क्योंकि फिगर तो हमारी बन गई, पर अब हमें टाइम लगेगा इनको सॉल्व करने में, क्योंकि वो ट्रिकी क्वेश्चंस है। वो हमारा टाइम कम करना चाह रहा है, एग्जामिनर यही चाहता है, ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चन पूछेगा। तो हमें इसलिए फिगर को जल्दी बनाना है ताकि इन क्वेश्चंस पे हम ज़्यादा ध्यान दे सकें और उनको फटाफट सॉल्व कर सकें। आइए देखते हैं इसको। विच पेयर गिवन बिलो हैज द सेकंड पर्सन सिटिंग इमीडिएटली राइट टू द फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम, सी बी। आइए हम अपनी फिगर पे आते हैं। सी बी सी बी सी बी, बी है यहाँ पे सेकंड पर्सन, सी है यहाँ पे फर्स्ट पर्सन। अभी बोल रहा है कि जो सेकंड पर्सन है क्या वो इमीडिएटली राइट है फर्स्ट पर्सन के, यानी कि जो बी है वो सी के इमीडिएटली राइट है। देखिए सी है तो सी का राइट यहाँ पे कौन है, ये सी का राइट है। और ये कौन है सी का, ये सी का लेफ्ट है, यानी कि बी सी के लेफ्ट है। यानी कि ये वाला हमारा ऑप्शन, ये वाला हमारा ऑप्शन हो गया गलत। सेकंड है डी जी। डी जी पे आ जाइए, डी हमारा यहाँ पे है, जी हमारा यहाँ पे है। तो हमारा सेकंड जो पर्सन है वो हो गया जी, फर्स्ट पर्सन हो गया डी। ये बोल रहा है सेकंड वाला क्या फर्स्ट के राइट में है, तो सेकंड वाला जो जी है क्या फर्स्ट के राइट में है, नहीं, क्योंकि डी का ये लेफ्ट है। तो अगर डी का ये लेफ्ट है तो हमें तो राइट चाहिए, तो ये भी हमारा हो गया गलत। थर्ड है ई ए। ई ए, अब ए देखिए यहाँ पे ए है सेकंड, ई है फर्स्ट। अब ए ई के राइट में है, बिल्कुल है, नेक्स्ट राइट में है, तो हमारे यहाँ पे ये कंडीशन फुलफिल हो गई, ये हमारा ऑप्शन सही। अगर हमारा ऑप्शन सही तो आगे का हम ऑप्शन पढ़ेंगे ही नहीं, हमारा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे, हम टाइम को बचाएंगे। हमने यहीं पे उसे सॉल्व कर दिया। देखिए था ना ट्रिकी क्वेश्चन। अब ये अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द पर्सन सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ऑर्डर एज गिवन। देखिए एडजेसेंट टू ईच अदर इसका मतलब होता है कि एक साथ, जिस तरह का वो ऑर्डर दिया हुआ है। अब ऑर्डर किस तरह दिया हुआ है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट इन ऑर्डर एज गिवन। जैसे कि सी डी जी दिया हुआ है तो वो सी डी जी इस तरह से ही बैठे हुए होने चाहिए। कैसे, लेफ्ट से राइट की तरफ, जैसे कि ये रहा लेफ्ट, ये रहा राइट। जैसे कि यहाँ पे सी होना चाहिए, यहाँ पे डी होना चाहिए, यहाँ पे जी होना चाहिए, यानी कि इसी ऑर्डर में बैठे होंगे तो ही ऑप्शन करेक्ट होगा, वरना गलत हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं। ये हमारी फिगर है, ये हमारे ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है सी डी जी। सी डी जी देखिए, सी डी जी नहीं, क्योंकि सी यहाँ पे है, डी यहाँ पे है, जी यहाँ पे है, तो ये तो एडजेसेंट है ही नहीं, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया।
दूसरा ऑप्शन है EDG। देखते हैं, E यहाँ पे है, D यहाँ पे है, G यहाँ पे है। देखिए ये पास तो बैठे हैं, पर कैसे बैठे हैं ये बैठे हैं, ये जा रहा है राइट से लेफ्ट की ओर जा रहा है ना, ये ऐसा। थर्ड ऑप्शन है BGC। BGC ये बैठा ही नहीं है। और फोर्थ है FBC। FBC FBC ये बैठे हैं। अब ये किस तरह से बैठे हैं, ये F का कौन सा है, लेफ्ट है, और ये F का कहाँ है, राइट। यानी कि ये ऐसे लेफ्ट से ऐसे राइट की तरफ जा रहे हैं, तो ये हमारा ऑप्शन सही है। अब हम फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ F। अब हमें F की पोजीशन बतानी है। आप सोचेंगे F की पोजीशन तो हम बता देंगे यहाँ से, लेकिन किस तरह से बतानी है, जिस तरह से ऑप्शन दिए हुए हैं उन्हीं ऑप्शन में से बतानी है। ऑप्शन क्या कहता है, ऑप्शन ए कहता है टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। अब F यहाँ पे इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए नहीं, ये तो इमीडिएट राइट ऑफ ए है, इमीडिएट लेफ्ट नहीं है, इमीडिएट राइट है। सेकंड ऑप्शन कहता है इमीडिएट राइट ऑफ बी, नहीं ये इमीडिएट राइट ऑफ बी नहीं, इमीडिएट लेफ्ट है। थर्ड ऑप्शन कहता है कि सेकंड राइट ऑफ सी, सी यहाँ पे है, सी का सेकंड राइट नहीं, ये सेकंड लेफ्ट है, सेकंड राइट तो इधर आएगा। थर्ड लेफ्ट ऑफ डी, ये फोर्थ ऑप्शन है। डी कहाँ पे है, यहाँ पे, थर्ड लेफ्ट ऑफ डी, तो 1 2 3 ये नहीं है यहाँ पे, तो बचा क्या, नॉट, या नॉट यानी नन ऑफ दीज, तो नन ऑफ दीज हमारा सही हो जाता है। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव पेयर सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर, यानी कि जो ये पेयर हैं ये एक साथ नहीं बैठे, हमें ये बताना है कौन सा पेयर एक साथ नहीं बैठा, डज नॉट। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, हम क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ते, तो एक बार क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए ताकि आप उसे सॉल्व कर सके। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फिगर तो हमारी सही बन जाती है पर क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, फिर हम सोचते हैं कि हमने फिगर ही गलत बनाई है, जो कि गलत होता है। फिगर तो हमारी सही होती है पर क्वेश्चन ही हम गलत पढ़ लेते हैं, तो फिर हम सॉल्व भी गलत करते हैं। तो इसमें क्या करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव पेयर सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर, यानी कौन से पेयर एडजेसेंट नहीं है, यानी कि पास पास नहीं है। बी ए पास पास नहीं है, क्योंकि ए का है यहाँ पे है, बी का है वहाँ पे है, तो हमारा पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो गया, हम बाकी को हमको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसे हमारा ये सॉल्व हो गया। इस तरह से हम फटाक से ऑप्शंस देख के फिगर देख के ऑप्शंस को लगा सकते हैं क्वेश्चंस में। अब हम आते हैं एक नए टॉपिक पे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए सिटिंग अरेंजमेंट में इन पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे पूछे जाते हैं कि ये वाला कैरेक्टर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है कि नहीं, ये इस किसी दूसरे कैरेक्टर की इस डायरेक्शन में है, इस तरह से पूछे जाते हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन यहाँ से इसके नाम से पता चल रहा है, क्लॉकवाइज यानी कि क्लॉक यानी कि घड़ी, यानी कि जिस तरह से घड़ी की डायरेक्शन होगी उसी तरह से ये डायरेक्शन भी होगी। घड़ी की डायरेक्शन कैसे होती है, घड़ी की सुई कैसे घूमती है, लेफ़्ट से राइट जाती है, यानी कि कुछ इस तरह घूमती है, कुछ इस तरह घूमती है, तो इसी तरह क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, यानी कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बोल रहा है तो हमें कैसे करना है, लेफ़्ट से राइट को जाना है। ऐसी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी का मतलब अपोजिट, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि लेफ़्ट टू राइट हमारी क्या थी, क्लॉकवाइज, तो ये क्या हो गई, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब पता चल गया। अब हम इस बेस पे क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए ये एक क्वेश्चन है और इसकी मज़ेदार बात है कि इसमें जो कंडीशन है वो भी इसने स्टेटमेंट में ही दी है।
क्वेश्चन कह रहा है कि ABCDEFG एंड H आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर। ठीक है, कैरेक्टर्स गिन लीजिए 1 2 3 4 8 कैरेक्टर इसने दिए हुए हैं। H तक है तो जाहिर सी बात है कि 8 कैरेक्टर्स ही हैं। तो हम फटाक से यहाँ पे 8 कैरेक्टर का एक डायग्राम बनाते हैं। ये 8 कैरेक्टर ऑल आर फेसिंग सेंटर, इसलिए हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऑल आर फेसिंग सेंटर। अब हम कंडीशंस पढ़ते हैं। कंडीशंस यहाँ पे उसने स्टेटमेंट के अंदर ही दे दी है, इसलिए हमें एक बार ध्यान से देखना पड़ेगा कहीं हम स्टेटमेंट में कुछ मिस ना कर जाएं। पहली कंडीशन है ये ए सिट थर्ड टू लेफ्ट ऑफ सी एंड सेकंड टू राइट ऑफ ई, यानी कि ए की दो कंडीशन है कि ए सिट थर्ड टू लेफ्ट ऑफ सी एंड सेकंड टू राइट ऑफ ई। अब मैंने आपको बताया कि जहाँ पहला कंडीशन का पहला अरेंजमेंट करना हो और पहले ही कैरेक्टर को हम देख लेते हैं, उसको ही पकड़ के हम अरेंज कर लेते हैं। हमने ए को यहाँ बिठाया। अभी कह रहा है कि ए सीट थर्ड टू लेफ्ट ऑफ सी, यानी सी के थर्ड लेफ्ट में है। इसका मतलब जो सी है वो ए के थर्ड राइट में होगा। क्यों? अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके दोस्त का मकान आपके घर से 2 मकान राइट में है, तो आपका मकान आपके दोस्त के घर से 2 मकान लेफ्ट हुआ। वैसे ही अगर ए सीट थर्ड टू लेफ्ट ऑफ सी है तो सी सीट थर्ड टू राइट ऑफ ए, ये अपने आप हो जाएगा। यानी ए यहाँ पे है तो ए का थर्ड राइट 1 2 3, ये थर्ड राइट हो गया, तो हमने सी बिठा दिया। अब हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे सी का थर्ड लेफ्ट ए 1 2 3, ये 3 है, ये लेफ्ट है और ये ए है। बन गया, बन गई हमारी पहली कंडीशन। ठीक है, सेकंड पे आते हैं। सेकंड टू राइट ऑफ ई कौन? ए ही सेकंड टू राइट ऑफ ई है। सेकंड टू राइट ऑफ ई अगर है तो ई क्या होगा? सेकंड टू लेफ्ट ऑफ ए, वही मकान वाला एग्जाम्पल। तो यानी कि लेफ्ट में चलो, सेकंड में 1 2, यहाँ पे क्या आएगा? ई। अब हम देखते हैं कंडीशन, ई के सेकंड राइट में ए है कि नहीं है? 1 2 बिल्कुल है, ये राइट है, ये लेफ्ट है। कंडीशन फुलफिल हो गई। सेकंड पे आ जाते हैं। बी सीट सेकंड टू राइट ऑफ डी हु इज़ नॉट एन इमीजिएट नेबर ऑफ ई। अब देखिए फिर यहाँ पे आ गया हु। ये हु कौन है यहाँ पे? ये हु यहाँ पे और कोई नहीं बल्कि डी है। तो ये कह रहा है कि बी सिट सेकंड टू राइट ऑफ डी हु इज़ नॉट एन इमीजिएट नेबर ऑफ ई, यानी कि इमीजिएट नेबर ऑफ ई मतलब यानी डी ना यहाँ पर आएगा ना यहाँ पर आएगा, यहाँ पर और यहाँ पर नहीं आएगा, और कहीं भी आ सकता है। पर उसके साथ साथ एक कंडीशन और है कि बी सिट सेकंड टू राइट ऑफ डी, यानी कि डी के सेकंड राइट में बी है। अब देखिए अगर यहाँ पे और यहाँ पे तो हम डी को ला ही नहीं सकते, तो अगर हम डी को यहाँ पे लाते हैं तो बी उसके सेकंड राइट में होना चाहिए, लेकिन सेकंड राइट में तो क्या है? सी। तो हम डी को यहाँ पे लाते हैं तो उसके सेकंड राइट में क्या है? जगह खाली है। अगर हम डी को यहाँ पे लाते हैं तो सेकंड राइट में तो वैसे ही ई है, तो यहाँ पे एक ही जगह बचती है, ये वाली। तो सेकंड राइट में क्या आ रहा है? 1 2 बी आ गया ना। तो ये कंडीशन हमारी फुलफिल होती है। नेक्स्ट कंडीशन ये कहता है, और यहाँ पे ई का नेबर भी नहीं हुआ डी। नेक्स्ट कंडीशन कहता है कि एच सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ एफ। अब हमें नहीं पता एफ कहाँ है, पर ये कह रहा है कि सेकंड टू लेफ्ट ऑफ एफ है। कौन है? एच है। ठीक है, हम इसको याद रखेंगे। इसको याद रखने का एक तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। ये कह रहा है कि एच सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ एफ। ये हमने एफ बनाया, एक पॉइंट यहाँ रखा, ये उसके फर्स्ट, और ये हो गया एच। हम इसको डायरेक्शन दे देंगे, यानी कि एच किसके लेफ्ट में है? एफ में, लेकिन सेकंड लेफ्ट में है 1 और 2। इसको याद रख। हाँ, तो अब हमें एच और एफ में रिलेशन पता लग गई है, और इसके साथ एक कंडीशन और है कि जी इज़ नॉट एन इमीजिएट नेबर ऑफ डी। इसका मतलब जो जी है वो डी के ना तो राइट में होगा, यानी कि डी का जो राइट है वो ऐसे जा रहा है, ना वहाँ होगा, और डी के लेफ्ट में वो ऐसे जा रहा है, ना वहाँ होगा, या ना, इसका मतलब ना कि यहाँ पर जाएगा और ना ही यहाँ पर जाएगा। तो यहाँ पर तो वैसे ही एक कैरेक्टर सी बैठा हुआ है, तो यहाँ पर तो आ ही नहीं सकता। बच्ची एक ही जगह खाली यहाँ पर,
यानी कि यहाँ पर वो कह रहा है कि जी नहीं आ सकता। इसका मतलब अगर यहाँ पे जी नहीं आ सकता तो अब हमारे पास जी को प्लेस करने के लिए 2 पॉइंट रह जाते हैं, 1 और 2, यानी कि जी इनमें से कहीं पे एक पे आएगा। लेकिन उसके साथ एक कंडीशन और है कि एच और एफ में भी हमें उसने दे दिया है कंडीशन। तो ये कहता है कि एच सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ एफ। अच्छा, अगर अब हमें इसी ट्रिक पे ध्यान देना है कि वो क्या करेगा कि हमें कंफ्यूज करेगा, क्वेश्चन को बड़ा दिखाने की कोशिश करेगा। एच सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ एफ, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। अब हमें यहाँ पे पॉइंट जल्दी जल्दी दिमाग में बनाना होगा, पॉसिबिलिटी बनाने जाएंगे तो टाइम लगेगा। अगर हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे एच को बिठाते हैं और यहाँ पर एफ को बिठाते हैं, क्योंकि जी तो यहाँ पे आ ही नहीं सकता, जी तो खाली 2 जगह ही आ सकता है, तो ये उन दोनों को है। ये भी पॉसिबिलिटी ले रहा हूँ, यहीं से ही ले रहा हूँ और किसी डायग्राम बना के नहीं रहा, इसी डायग्राम में ले रहा हूँ। अगर एच को मैंने यहाँ बिठाया, एफ को यहाँ बिठाया, तो क्या होगा, जो एच है वो सेकंड लेफ्ट हो गया एफ के, बिल्कुल हो गया 1 2 सेकंड लेफ्ट हो गया। और जी यहाँ पे डी के नेबर में भी नहीं है, तो जी क्या कहाँ आ गया है, यहाँ पर, यानी कि ये पॉसिबिलिटी फुलफ़िल हो गई हमारी, फुलफ़िल हो गई पॉसिबिलिटी, यानी कि हमारी फिगर कंप्लीट हो गई, फिगर कंप्लीट हो गई। तो अब हम फिगर कंप्लीट हो गई, क्वेश्चन पे आते हैं। जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज़ ओनली वन पर्सन सिटिंग बिटवीन देम इफ़ काउंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब देखिए यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ गई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी कि हमें ये बताना है कि इनमें जो पेयर दिए हुए हैं, इनमें जो पर्सन है वो सिटिंग बिटवीन देम इफ़ काउंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कि खाली इन एक पर्सन इन दोनों के बीच में बैठा हो अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएं। आइए फिगर में देखते हैं हम। सबसे पहला ऑप्शन हमें ऑप्शन पे लेके चलना है। सबसे पहला ऑप्शन है एफ जी। एफ जी क्या है, एफ जी एफ जी, एफ जी तो दूर है, तो एफ जी के बीच में तो पहले से ही 1 2 3 कैरेक्टर बैठे हैं, तो ये हमारी फुलफिल नहीं होगी। सेकंड ऑप्शन है एच जी। एच जी, एच जी के बिल्कुल एक कैरेक्टर बैठा है बीच में। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी कि जैसे क्लॉक चलती है ऐसे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बिल्कुल एक कैरेक्टर बैठा है यहाँ पे, तो ये हमारा ऑप्शन सही है। हमें यही बताना था कि इनमें से ऐसा कौन सा पेयर है जिसमें कि बीच में खाली एक कैरेक्टर बैठा हो अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएं, तो हमारा ये ऑप्शन सही होता है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन को ध्यान में रख के हमने ये किया है। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है स्टार्टिंग फ्रॉम एज पोजीशन, यानी कि ए की पोजीशन को स्टार्ट करते हुए, ए की पोजीशन यहाँ पे फिगर में, इसकी पोजीशन को स्टार्ट करते हुए इफ़ ऑल द 8 आर अरेंज्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कौन सा होता है, ए बी सी डी ई एफ, सिमिलरली जिससे हम पूरे अल्फ़ाबेट्स आते हैं वो होता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि ए से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जैसे क्लॉक चलती है वैसे ए के साथ में उसको अरेंज करना है। द सिटिंग पोजीशन, हाउ मैनी मेंबर्स एक्सक्लूडिंग ए। एक्सक्लूडिंग ए का मतलब क्या होता है, एक्सक्लूडिंग ए का मतलब है ए को उसमें नहीं लेना है, ए के अलावा बताना है, ए के अलावा हम बात करेंगे। एक्सक्लूडिंग ए रिमेन सेम और अनचेंज, यानी कि हमें 8 कैरेक्टर बिठाने हैं ए के साथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि ए यहाँ पर है तो हमें ऐसे इस तरह से, जैसे क्लॉक घूमती है इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें 8 कैरेक्टर बिठाने हैं और ये बताना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बिठाने हैं और ये बताना है क्या कोई कैरेक्टर जो ये फिगर है इसमें क्या कोई चेंज हुआ या नहीं हुआ। तो अब हम यहीं पे बिठा के देखते हैं, अलग डायग्राम नहीं बनाएंगे, यहीं पे साइड में ऐसे बिठाते हैं, वो हमारे लिए ईजी रहेगा, छोटा छोटा बिठा लेते हैं। देखिए ए से स्टार्ट करना है तो ए से एक और रहने देना है ए। अब ए के बाद क्या आता है अल्फ़ाबेट में, बी। ऐसी बी के बाद क्या आता है अल्फ़ाबेट में, सी। सी के बाद क्या आता है, डी। डी के बाद आता है ई। ई के बाद आता है एफ। एफ के बाद आता है जी और जी के बाद आता है एच। यानी कि हमने ये अल्फ़ाबेटली और अरेंज कर दिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब हमें चेक करना है कि क्या इनमें से कोई कैरेक्टर चेंज हुआ है, जो इस फिगर में था वो उससे चेंज हुआ है, ए को एक्सक्लूड करते हुए, यानी कि ए को हमें नहीं मानना है। अब
यहाँ पे देखते हैं हम, ए तो चेंज नहीं हुआ लेकिन हमें ए को लेना भी नहीं था, ठीक है। ए तो चेंज हुआ नहीं पर हमें ए को लेना भी नहीं था। बी को देखते हैं, बी और एच बिल्कुल चेंज, पहले यहाँ पे एच था, अब बी है तो अब चेंज हो चुका है, तो अब हम इसको नहीं मानेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पे पहले ई था अब सी है तो ये चेंज हो चुका है, ये भी नहीं होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं जी, पहले था, नहीं पहले सॉरी जी, हाँ पहले जी था अब डी आ गया तो ये भी चेंज हो गया, तो ये भी नहीं आएगा। इसमें देखते हैं पहले बी था अब ई आ गया तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं होगा। इसमें देखते हैं पहले सी था अब एफ आ गया तो ये भी नहीं हो गया। अब इसमें देखते हैं पहले डी था अब जी आ गया तो ये भी नहीं होगा। और इसमें देखते हैं पहले एफ था अब एच आ गया तो ये भी नहीं होगा। देखा आपने इस क्वेश्चन में जो फिगर बनाया हमने जल्दी से, लेकिन उसने ऑप्शन ऐसे दे दिया कि हमें टाइम लग रहा है करने में, तो इसे ही कहते हैं ट्रिकी क्वेश्चन, ताकि हमारे टाइम को वो घटा सके। तो हमें थोड़ा सा लगाना है अपना दिमाग और एक्यूरेसी मेंटेन करते हुए, स्पीड बढ़ाते हुए क्वेश्चन के ऑप्शंस पे ध्यान देना है और हमें सॉल्व करना है। यानी कि इसका आंसर आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है नन, यानी कि कुछ भी अनचेंज नहीं रहा, सब चेंज हो गए, सारे के सारे चेंज हो गए। तो मैं यही बताना चाह रहा था। चलिए अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, फिर मिलते हैं। थैंक यू।